हेलो गाइस। तो आज तक हमने क्या क्या सीखा, एक बार मैं छोटा सा एक रिकैप देना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या ऑलरेडी देख लिया है। तो लास्ट क्लास में जब मैंने लाइव लिया था, तब हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के बाद हमने देखा था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट मतलब हम उप्स के जो मेन कंसेप्ट है उसके अंदर आ गए हैं। पूरा जावा प्रोग्रामिंग का जो बेसिक्स था वो खत्म हो गया। उसके बाद हम जो है उप्स कॉन्सेप्ट्स, उसके अंदर जावा प्रोग्रामिंग कैसे यूज करेंगे, मतलब जावा प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तब उप्स के कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करने वाले, ये सब हम देख रहे हैं, राइट। तो पहले आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो वो सब हमने बहुत डीप में देखा था, राइट। उसके बाद हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, वो भी देख लिया था। उसमें तीन पार्ट्स थे, बाय रेफरेंस, बाय मेथड एंड बाय कंस्ट्रक्टर। उसमें से हमने दो देख लिए थे, बाय बाय रेफरेंस एंड बाय मेथड, राइट। अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी कंस्ट्रक्टर से कैसे इनिशियलाइज करना है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके, तो आर यू गाइस रेडी? अगर आपको अच्छे से आवाज आ रही है, आप एक बार चैट में लिख लो कि यस, ओके। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे यूज होता है, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे, वो सब एकदम डीप में देखने वाले हैं। आपको ध्यान से देखना है। 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्पेशल गाइस आप लोगों के लिए ये नोट्स पूरा पीपीटी बनवा रहा हूँ कि आपको इजीली मैं पीपीटी के जरिए एक एक्सप्लेन कर सकूँ, राइट। 1 सेकेंड, स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, डन। लास्ट हमने क्या देखा था कि यहाँ पे तीन वेज में हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब दूसरे क्लास और दूसरे मेथड्स के अलग अलग उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको कैसे यूज करना है। तो मतलब रेफरेंस वेरिएबल से कर सकते हैं, राइट। दूसरा होता है बाय मेथड एंड तीसरा होता है बाय कंस्ट्रक्टर। दो ऊपर दोनों के एग्जाम्पल हमने देख लिए, रेफरेंस वेरिएबल एंड मेथड से, राइट। अभी देखना है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके लिए मतलब कंस्ट्रक्टर से कैसे होता है वो देखने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो देखना बिल्कुल जरूरी है, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कि पहले तो जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका जो कोड होता है वो एकदम सिमिलर हो, तो किसके साथ सिमिलर होता है, मेथड के साथ। और मेथड किसके साथ सिमिलर होता है, फंक्शन के साथ। मतलब हम जो सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं, मेथड, फंक्शन, वो सब सेम ही है, राइट। और कंस्ट्रक्टर में ज्यादातर बोल सकता हूँ कि अगर सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को आप रिफर कर रहे हो तो मुझे लगता है तब स्ट्रक्चर आप लिखते थे, ऊपर एक स्ट्रक्चर लिखते थे कि जिसको आपको रन करवाने की जरूरत नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली रन होता है जब हम सी प्रोग्राम को रन करवाते थे, राइट। स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर जैसा ही है पर थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए जावा प्रोग्रामिंग में इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, डन। यानी इसको हमें मतलब क्लास में उसका इंस्टेंस हम स्टोर करवाएंगे और उसका जो है वो न्यू कीवर्ड से ही हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते तो उसको रन करवाने या उसको कॉल करवाने का जरूर नहीं है। जैसे हम मेथड में क्या करते थे, मेथड का नाम अगर हमारा है void ड्रॉ, तो ड्रॉ हमारा मेथड का नाम हो गया, तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ए नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ए डॉट ड्रॉ करके हमें उसको मेथड को कॉल करवाना पड़ता, राइट। पर कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर में कैसा है कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तुरंत वो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। हमें स्पेशल उसको कंस्ट्रक्टर को मेथड के जैसे कॉल करवाने का जरूर नहीं है, राइट। और अगर कोई मान लो कि मेथड पूरा कोड लिख लिया, उसमें कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, राइट। तो अभी क्या होगा वो केसेस में कि जावा कंपाइलर उसको एक प्रोवाइड करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके हिसाब से हमारा कोड रन होगा। मतलब जब भी हम छोटे से छोटा भी कोड लिखते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है,
वो क्या करेगा, जावा कंपाइलर अपने हिसाब से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, राइट। अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो देखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका रूल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर है, वो सब हम देखने वाले, उसके कोड्स हम करने वाले, तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, आपको एकदम ध्यान से देखना है, राइट। तो देखो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, जो क्लास का नेम है उसको ही यहाँ पे लिख लेना है, कोई दूसरा नाम नहीं देना है। जैसे हम क्या करते थे, मेथड कोई क्रिएट करना है, जैसे मेरे क्लास का नेम है कि क्लास का नेम है कि ड्रो, राइट, DRAW। अभी मेरे को मेथड डिस्प्ले करना है, उसको डिफाइन करना है, क्रिएट करना है, तो मुझे उसका नाम कुछ अलग देना होगा। उसका नाम मैं रखूंगा कि पेंसिल, पेन और ऐसा कुछ भी, राइट। तो पर यहाँ पे क्या है कि क्लास का नेम जो है वो ही सिमिलर टू क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का नेम भी वो ही होना चाहिए जो क्लास का नेम है। और उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, जो भी करवाना है वो लिख सकते हैं, राइट। अभी देखते हैं कि रूल्स क्या है क्रिएट करने में कंस्ट्रक्टर को, राइट। तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम, जैसा हमने यहाँ पे देखा कि क्लास नेम जो होगा वो ही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, राइट। अभी आपको होता होगा कि आपको एक कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, आपको दो तीन कंस्ट्रक्टर चाहिए। जैसे मेरा क्लास का नाम है ड्रो, DR, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, DR लिख दिया। पर अभी आपको एक कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, अभी आपको दूसरा भी एक यहाँ पे चाहिए कंस्ट्रक्टर, एक तीसरा चाहिए। तो क्या एक साथ ये कैसे एक सभी को कॉल करवाएगा, तो ये तो ओवरलोड हो गया। तो वो कैसे काम करेगा वो भी हम देखने वाले हैं, राइट। मान लो कि हरी नाम के तीन बंदे हैं, अभी मैंने सिर्फ एक हरी बूम लगाया, तो कौन देखेगा, तीनों तीन ओवरलोड हो जाएंगे कि भाई मेरे को बुलाया, मेरे को बुलाया। पर हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा चेंजेस करने वाले, क्या करने वाले वो हम देखने वाले हैं। आपको ध्यान से देखना है, जब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आएगा तब ये क्वेश्चन हम फिर से दोहराएंगे कि एक साथ तीन लोग हैं जिसके नेम सेम है, तो वो कैसे हम उसको कॉल करवाएंगे और यूज करेंगे, ओके, डन। और दूसरा नेम है कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, मतलब यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं आनी चाहिए। जैसे हम मेथड में लिख रहे थे वॉइड ड्रॉ, वॉइड मेथड नेम, फिर यहाँ पे कुछ भी मतलब लिखना नहीं है, इंटीजर मेथड, ऐसा कुछ भी, मतलब यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं आनी चाहिए, राइट। ओके। अभी दूसरे टाइप्स कितने कंस्ट्रक्टर के, कैसे कैसे प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं वो देखने वाले, एकदम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कि वो दो प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स दो है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी आपको होगा ये दोनों क्या है भाई। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा कि उसके अंदर ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं दिया होगा, राइट। मतलब वो सिंपल एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज कर रहा है, उसमें अंदर कोई पैरामीटर नहीं आता है नहीं जाता है, राइट। मतलब पैरामीटर मतलब कोई वेरिएबल नहीं रहेगा जिसका वैल्यूज वो लेगा और इनपुट आउटपुट होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट हो सकता है, राइट, कि जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हम लिख देते हैं कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, राइट। तो वो हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। तो अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप देख लिए होंगे कि अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या था कि उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं रहता, राइट। और यहाँ पे क्या होगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे a constructor which has a specific number of parameter is called a parameterized constructor। जैसे कोई नंबर ऑफ पैरामीटर है, मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई पैरामीटर के नेम दे दिए कि भाई इंटीजर ए, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब कोई भी हम वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके उसका यूज कर सकते हैं हम, ओके। चलो तो देखते हैं कि क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेंगे, मतलब यहाँ पे हम करने वाले एग्जाम्पल एक, राइट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिख जाए, एक बार कोड वाली स्क्रीन दिख जाए तो मुझे यस बोल देना, ओके। चलो तो कंस्ट्रक्टर में चले जाते हैं यहाँ पे, ओके। चल,
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ओके, ओके दरअसल, डन। ओके, यहाँ पे हम क्या देखने वाले, डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर का एक हम एग्जाम्पल देखने वाले, एकदम ध्यान से देखना है। क्लास का नेम क्या दे दिया, कंस्ट्रक्टर वन, बराबर। अभी देखो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट करते, राइट। तो मतलब यहाँ पे देखो क्या किया, ये जो पूरा क्लास का नेम था वो ही सेम टू सेम यहाँ पे लिख लिया, राइट। और उसके बाद जो हमें यहाँ पे जो भी उसको अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखना था वो कर दिया। तो अभी यहाँ पे बाइक के अलावा हम क्या लिख लेंगे, कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, राइट। कंस्ट्रक्टर जो है वो रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, मेन मेथड तो रहेगा ही। प्रिंट कैसे होगा, मेन मेथड से में तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट। तो हम क्या करवाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अभी हम करवा रहे हैं कि कॉल कैसे करवाना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सिंपल, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आपको सिंपल एक कोई भी नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है, ऑटोमेटिक वो कंस्ट्रक्टर अपना जो है वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, राइट। तो कंस्ट्रक्टर हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर वन जो हमारा क्लास क्लास का नेम था, फिर बी न्यू कंस्ट्रक्टर वन। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम यूज नहीं करते हम, क्लास का पूरे ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये पूरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही वो पूरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, अपने हिसाब से वो कंस्ट्रक्टर उसके अंदर जो आया है अपने हिसाब से वो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखने का जरूर नहीं है कि बी डॉट कंस्ट्रक्टर के बाद में, ऐसा लिखने का जरूर नहीं है। वो क्या देगा यहाँ पे, एरर दे देगा, समझ रहे हो। कंस्ट्रक्टर जो है वो पूरे क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी तुरंत अपने हिसाब से वो उसको कॉल कर देगा, राइट। अभी देखते हैं कॉल करवा मतलब रन करवा के। ओके, ओके, ओके देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। हमने क्या प्रिंट करवाया था, कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। तो ये सिंपल हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने लिया था। यहाँ पे हम कुछ भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अपने जो काम है उसके हिसाब से हम अपना कोड बनवा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक सिंपल सा एग्जाम्पल, राइट। ओके, अभी बात करते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, राइट। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है यहाँ पे, कि भाई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है कि जिसमें अंदर एक एक से लेके कोई भी पैरामीटर होने चाहिए, राइट। पैरामीटर उसके अंदर है, उसको बोलेंगे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखते हैं उसका एग्जाम्पल क्या रहता है, वन सेकेंड। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि क्या है, कि जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब हम क्या करने वाले हैं अभी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखने वाले है, राइट। तो अभी एक एक क्लास बनवा दिया कि कंस्ट्रक्टर टू। फिर हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल तो क्रिएट करें, इंटीजर आईडी एंड स्ट्रिंग नेम। उसके बाद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करना है। तो यहाँ पे हम कैसे मेथड लिख रहे थे, आपको याद होगा जब हम मेथड का यूज कर रहे थे तब आपको पक्का पता होगा कि कैसे हम यहाँ पे मेथड्स लिखते थे, उसके बाद में यहाँ पे एक दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, राइट। सिमिलरली वही तरीके से करना है, सिर्फ नेम सेम रहना चाहिए क्लास का और कंस्ट्रक्टर का, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो इंटीजर आईडी था, अभी आईडी में हमें कुछ वैल्यू स्टोर करवाना है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीजर आई ले लिया। वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो आईडी में क्या करेगा, आई का वैल्यू स्टोर करेगा। और आई का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, जब हम मेन मेथड में यूजर के साथ उसको स्टोर करवाएंगे, राइट। और स्ट्रिंग एन ले लिया। स्ट्रिंग एन क्या करेगा कि नेम के अंदर अपना एक स्ट्रिंग डालने वाला है, बराबर। अभी एक मेथड डाल दिया कि ये वैल्यू को प्रिंट कौन करवाएगा भाई, एक मेथड हमने वॉइड डिस्प्ले करके बनवा दिया कि जो है वो वो प्रिंट करवाएगा आईडी एंड नेम वेरिएबल को, राइट। अभी एक हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्रिएट कर दिया है, राइट। जो हमारा मेन मेथड है, एक ये भी एक प्रकार का मेथड ही है, राइट। ये हमारा मेन मेथड है। अभी देखो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पासिंग द वैल्यूज। अभी देखो कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने के लिए सिर्फ हमें क्या करना था, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना था।
और हम क्या करवा सकते हैं, सीधा वैल्यूज भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर टू जो हमारा क्लास का नेम था, उसको पूरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं S1 नेम का, राइट। उसके अंदर क्या किया, यहाँ पे एक 111 मतलब आईडी डाल दिया, और करण ऐसे नेम डाल दिया, राइट। ओके, ऐसा ही दूसरा एक वैल्यूज डाल रहे यहाँ पे। और फिर से अभी मेथड को तो कॉल करवाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर अपने हिसाब से कॉल हो जाएगा, पर मेथड को तो कॉल करवाना पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि s1 डॉट डिस्प्ले जो हमारा मेथड का ऑब्जेक्ट का नाम था, और ये डिस्प्ले है कि मेथड का नाम था, राइट। s1 डॉट डिस्प्ले एंड s2 डॉट डिस्प्ले लिख लिया, राइट। तो ये क्या हो गया कि कंस्ट्रक्टर के यूज से हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज ले रहे हैं, और मेथड की यूज से उसको प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। देख लेते हैं कैसे हो गया। देखो तो आ गया 111 करण एंड 222 आर्या, मतलब आईडी एंड नेम जो हमारा है वो यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है आगे। 1 सेकेंड। तो ये हो गया जो था कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे यूज होता है, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करने वाले, कहाँ कहाँ यूज होगा, वो देख लिया। अभी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट देख रहे हैं। अभी आपको होगा ये क्या है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है कि एक ही नेम सेम है, मतलब जो क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम रहने वाला है। तो हमें 2 से 3 कंस्ट्रक्टर का यूज करना है, राइट। तो नेम तो सेम हो जाएगा। तभी क्या होगा, तो जब हमें एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को यूज करना है, तबे हमें क्या करना होगा कि उसका एक पैरामीटर लिस्ट करना होगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरे दूसरे पैरामीटर लिस्ट करेंगे। जैसे इंटीजर ए लिखा पहले में, तो दूसरे कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, इंटीजर ए, इंटीजर बी। तीसरा कंस्ट्रक्टर हमें यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, राइट। ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है कि आप उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो ऐसे करके आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। बेसिक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि कैसे आप करोगे, राइट। 1 सेकेंड। बस अभी देखो कि ओवरलोड करवाने के लिए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं हम, राइट। तो देख लो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे एक एक बार किया यूज कंस्ट्रक्टर का 2 बार, राइट। 2 बार हम यहाँ पे उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो पहले तो इंटीजर आईडी एंड स्ट्रिंग नेम, राइट, जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने देखा था, उसके तरीके से ही हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करके यूज करने वाले हैं। तो देखो इंटीजर आईडी, नेम एंड एज, 3 वेरिएबल में मुझे डेटा लेना है, राइट। आईडी, नेम एंड एज। ओके, तो अभी देखो कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे, 1 सेकेंड। ओके, कंस्ट्रक्टर, पहले कंस्ट्रक्टर में क्या किया, यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूं कि कंस्ट्रक्टर 1, राइट। कंस्ट्रक्टर 1, और नीचे क्या होगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ये जो है वो कंस्ट्रक्टर 2 हो गया। तो देखो कंस्ट्रक्टर 1 में हमने क्या किया कि सिर्फ इंटीजर आईडी एंड नेम दोनों का यूज करना है। तो हमें हमने क्या किया, इंटीजर आई, स्ट्रिंग एन, और आई क्या करेगा, आईडी का वैल्यू लेगा, और एन क्या करेगा, नेम के लिए वैल्यू लेगा। अभी कंस्ट्रक्टर 2 हमें वही नेम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, दूसरा कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करवाना है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक इंटीजर आई, स्ट्रिंग एन, और एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, किसके लिए, एज के लिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एज, राइट। तो वॉइड डिस्प्ले ये लिख लिया हमने, डिस्प्ले मेथड हमें डिस्प्ले करवाने के लिए, राइट। अभी एक सिंपल मेन मेथड क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर का 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट में सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट, पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है, दूसरे में अ, दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना, राइट। तो यहाँ पे पहले हमने लिख लिया 111 करण, 222 आर्यन एंड एज इज 25, राइट। अभी मेथड को तो हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, मतलब कॉल करवाना पड़ेगा। तो s1 डॉट डिस्प्ले, s2 डॉट डिस्प्ले हमने कर दिया है यहाँ पे, राइट।
ओके, तो देखो यहाँ पे करन एंड 25, पर यहाँ पे 0 क्यों दे रहा है? क्योंकि एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एज को भी प्रिंट करवाने के लिए रख दिया है, राइट? तो यहाँ पे अगर ये निकाल देता हूं मैं, मान लो, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सिंपल इसको हम निकाल देते हैं यहां से, वही डिस्प्ले मेथड को ही निकाल देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक पूरा उसको प्रिंट करवाने का फॉर्म एक लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से, राइट? और यहाँ क्या है, एज नहीं है, तो एज को निकाल देते हैं, राइट? ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे दूसरे कंस्ट्रक्टर में, कि भाई लिखेंगे और एज को रहने देंगे, ओके। और यहाँ पे ये जो है उसको निकाल देते। तो देखो हमारा कोड हो गया, अभी देखते हैं कि क्या वो प्रिंट होता है, देखते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे जो 0 आता था वो निकल गया, और हमारा कोड एफिशिएंट हो गया, ज्यादा एफिशिएंट, कि भाई एज का वैल्यू दिया नहीं तो यहाँ पे 0 क्यों लिखना है, बराबर? ओके, तो ये हो गया हमारा कोड की अगर मेथड डिक्लेयर नहीं करना है फिर भी आप कंस्ट्रक्टर से काम ले सकते हो, राइट? तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अभी कंस्ट्रक्टर एंड मेथड में डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट का वो जो स्टेट होता है उसको मतलब यूज करता है, इनिशियलाइज करता है, राइट? और मेथड क्या करता है कि जो बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट का उसको मतलब उसको एक्सपोज करने के लिए मेथड यूज होता है, राइट? जैसे कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइम नहीं होता, मैंने पहले ही बोला था कि वॉइड के इंटीजर या कोई भी रिटर्न टाइम हमें आगे लिखना नहीं है, पर मेथड के आगे कंपलसरी होना चाहिए, राइट? जैसे ही कंस्ट्रक्टर वो जो होता है वो इम्प्लिसिटी इन्वोक करता है, और मेथड होता है वो एक्सप्लिसिटी, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा वो क्या है, बराबर? अभी मान लो कि अगर कंस्ट्रक्टर हमने डिफॉल्ट नहीं रखा है, राइट? तो जावा कंपाइलर क्या करेगा, अपने हिसाब से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देंगे, ओके। और मेथड अगर नहीं दिया होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाइलर कोई अलग से मेथड नहीं करने वाला है, राइट? पर हमें मेन मेथड तो करना ही पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, तो ही वो रन होगा, राइट? और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होगा, सेम होना चाहिए क्लास के नेम से। अभी मेथड का नाम सेम हो ना हो वो अलग बात है, पर मैं बोलता हूँ तब तक मेथड का नाम आपको क्या रखना है, क्लास के नेम से थोड़ा हटके रखना है, थोड़ा अलग से आपको उसको नेम को डिक्लेयर करना है, मेथड को डिक्लेयर करना है, ओके। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर पूरा क्या होता है, हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, उसके टाइप्स कितने होते हैं, कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद उसका एग्जांपल्स देखा, और साथ में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, और उसके बाद में हमने वो भी देखा कि साथ में हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बाद में उसका एग्जाम्पल के बाद में वो भी देखा कि कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट? अभी दो टॉपिक है वो नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं, कि मेथड ओवरराइडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग, ओके। मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद, ओके, तब तक बाय बाय। ओके, ओके। तो मेथड ओवरलोडिंग पहले से हम देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग हम क्या सीखने वाले हैं क्लास में, राइट? तो अभी तक हमने क्या देखा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर और मेथड का डिफरेंस क्या है वो देख लिया, राइट? अभी मेथड ओवरलोडिंग लोडिंग में क्या होता है, कैसे करना है, मतलब देखो कि एक नेम के ही दो तीन मेथड है, मान लो कि ड्रो नेम का एक मेथड बना दिया, राइट? पर अभी ड्रो नाम का दो तीन मेथड क्रिएट हो गया, तो भाई एक को कॉल करवाओगे और दूसरा आ जाएगा तो वो कैसे चलेगा? पर हमें एक स्पेसिफाई करना है उसको कि कैसे होने वाला है यहाँ पे, राइट? तो हमें उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कैसे हम मेथड ओवरलोडिंग करने वाले हैं, राइट? तो वो देखेंगे कितने टाइप्स के मेथड ओवरलोडिंग कैसे होते हैं, बराबर? पर मेथड ओवरलोडिंग का काम क्या करता है, तो वो क्या करता है कि जो प्रोग्राम का रीडेबिलिटी होता है उसको इंक्रीज कर देता है, राइट? अभी देखते हैं कि वो कितने टाइप्स का मेथड ओवरलोडिंग होता है, राइट? कैसे ओवरलोड करना है। तो एक तो नंबर ऑफ जो आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो पैरामीटर्स है उसके नंबर ऑफ जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हमें इंक्रीज कर देना है, राइट? मान लो कि इंटीजर ए था पहले मेथड में, तो हम दूसरे मेथड में क्या करेंगे, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, राइट?
और दूसरा क्या है तरीका कि बाय चेंजिंग द डेटा टाइप, अगर इंटीजर ए है तो हमें उसको इंक्रीज नहीं करो, हमें सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना है। तो इंटीजर ए का हम क्या कर सकते हैं, डबल ए, फ्लोट ए, हम ऐसे कुछ भी एक डेटा टाइप चेंज करके भी पूरा मेथड को ओवरलोड करवा सकते थे, राइट। उसका एक एग्जांपल देखने वाले, एकदम ध्यान से हमें देखना है, 1 सेकेंड। अभी आ गया ये मेथड ओवरलोडिंग का एक पहला एग्जांपल, जिसमें हम देखने वाले कि कैसे हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का नंबर्स इंक्रीज करके, मतलब पैरामीटर्स जो होते हैं उसका नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्रीज करके मेथड ओवरलोडिंग करने वाले हैं। तो एक एड नाम का मेथड बना दिया। ये इंटीजर क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप है, मतलब हम उसको रिटर्न जब करेंगे वैल्यू अपने कोड में, मतलब मेन मेथड में, तो ये इंटीजर वाला रिटर्न टाइप हमें यूज करेगा वो अपने हिसाब से, कि वो डेटा टाइप वाला वैल्यू रिटर्न होगा, राइट। ये हो गया पैरामीटर। पैरामीटर क्या डाला, इंटीजर ए प्लस, सॉरी इंटीजर बी, राइट। रिटर्न क्या करवा रहे हैं, इंटीजर ए प्लस बी, मतलब एडिशन ही करवाना है हमारा काम, बराबर। एक दूसरा मेथड भी डाला कि अगर कोई तीन वैल्यूज डाल रहा है तो हम क्या करेंगे, इंटीजर ए, इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी, राइट। तो वो क्या रिटर्न करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। अभी यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि एक मेन मेथड के अंदर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ए एंड बी, राइट। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कि जो क्या करेगा, वो क्लास के अंदर का जो मेथड है हम उसको यूज करने वाले। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख लिया, ए डॉट मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट था उससे हमने रेफरेंस वैल्यू डाल रहे उसके अंदर, मेथड के अंदर, कि ए डॉट एड ए इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू 11, राइट। और दूसरा ऑब्जेक्ट से क्या किया, 11, ए में 11 डाला, बी में 11 और सी में 11, राइट। तो अभी आंसर क्या आता है देख लेते हैं। तो देखो आ गया, पहले मेथड से 22 आंसर आया, दूसरे से 33। तो ये हो गया कि आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को इंक्रीज करके हम यहाँ पे सिंपली हमारा जो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है उसको हम करवा सकते हैं, राइट। मेथड ओवरलोड करवा सकते हैं, राइट। अभी देखते हैं कि कैसे डेटा टाइप चेंज करके हम यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग करेंगे, बराबर। मेथड ओवरलोडिंग कैसे करना है, विच डेटा टाइप को चेंज करके, बराबर। तो एक सिंपल सा जो हमने यहाँ पे बनाया था मेथड, फर्स्ट मेथड जो था एड नाम नेम का, तो उसमें अंदर हमने क्या किया, इंटीजर है इंटीजर बी, और रिटर्न क्या करवा रहे, ए प्लस बी को रिटर्न करवा रहे हैं, हम एडिशन करवा रहे हैं दोनों का। अभी दूसरा क्या किया, दूसरा मेथड सेम तरीके से बनाया, सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, पर चेंज क्या कर दिया सिर्फ हमने, कि उसका जो डेटा टाइप था, राइट, तो वो चेंज कर दिया, डबल डेटा टाइप रख दिया यहाँ पे, राइट। डबल मतलब पॉइंट्स का वैल्यू वो स्टोर कर सकता है, राइट। अभी क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर दिया, मेथड ओवरलोडिंग टू क्लास का ए एंड बी ऑब्जेक्ट कर दिया। ए में क्या करवा रहे, 11 11 हम डाल रहे मेथड्स, राइट, मेथड के अंदर। अभी दूसरा जो मेथड है उसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं कि 12.3 एंड 12.6 का वैल्यूज हम दे रहे हैं, राइट। तो अभी देखते हैं, प्रिंट करवाते हैं, मतलब रन करवाते हैं, क्या होता है। ओके, तो 22 एंड 24.9 जो आंसर आ गया। तो देखो, जब आप दो वैल्यूज डालोगे तब पहला वाला मेथड इनिशियलाइज होगा, अगर तीन डालोगे तो दूसरा वाला मेथड इनिशियलाइज होगा, मतलब कॉल होगा, राइट। तो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, जिससे हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे एक मेथड को ओवरलोड करवा रहे हैं, राइट। अभी जो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है उसके लिए हमें क्या करवाना है कि इनहेरिटेंस हमें देखना पड़ेगा, कि इनहेरिटेंस में मतलब मेथड ओवरराइडिंग क्या करता है, अगर डबल वाले में बी इंटीजर वैल्यूज डाले तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि उसको डबल में जाना है इंटीजर में। अगर डबल वाले में बी इंटीजर वैल्यूज डाले तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि उसको, मतलब समझ नहीं पाया मैं, आप क्या कहना चाहते हो, अगर डबल वाला इंटीजर। ओके, मतलब आप ऐसा पूछ रहे हो सिद्धार्थ, कि अगर ये कोड में मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ कि
12.3 नहीं डाल रहा मैं, सिर्फ यहाँ पे 11 डाल देता हूँ, राइट। और यहाँ पे क्या करता हूं मैं कि 15 डाल देता हूँ, राइट। तभी क्या होगा, मतलब वो किस में जाएगा, वो पूछ रहे हो आप। यस। ओके। तो क्या होगा कि वो फर्स्ट वाले में चला जाएगा, राइट। क्यों, जब जब वो फर्स्ट में जा सकता है तब वो चेक करेगा कि भाई फर्स्ट में जा सकता हूँ। और अगर नहीं जा सकता तो वो दूसरी मेथड में जाएगा, राइट। अगर वो फर्स्ट में चला ही जा सकता है तो वो चले जाएगा। अभी देखते हैं कि मान लो कि बी, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल। हम देख लेते हैं, आपको जो क्वेश्चन है ना उसको मैं सॉल्व करने के रेडी हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करवा देते हैं कि इसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट वाला एक डाल देते हैं, सिस ओ, राइट। अभी हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे मेथड 1 डाल देते हैं। आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप ऐसा है ना, इसीलिए ये जो है वो, अभी हमें सिर्फ ये नहीं देखना है, अभी सिर्फ हमें क्या करना है, आपको चेक करना है, राइट। कि भाई यहाँ पे कौन सा रन हो रहा है, राइट। वो हमें सिर्फ चेक करना है। तो हम ये कर देंगे, राइट। अभी देखो मेथड 1 कॉल हो रहा है, मेथड 2 हो रहा है, वो हमें देखना है, बराबर। ये सिर्फ मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप को चेंज कर रहा हूं मैं, बराबर। ये एरर, ओके। यहाँ पे हम सिर्फ वॉइड लिख देते हैं क्योंकि इसको रिटर्न टाइप चाहिए कुछ ना कुछ, ओके। और यहाँ पे क्या करता हूं मैं, यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाना, क्योंकि वॉइड रिटर्न टाइप मतलब वॉइड मतलब खाली, मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं जाएगा, जीरो। ओके। सिर्फ यहाँ पे सी इज इक्वल टू कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि SYSO, क्या वो प्रिंट करेगा कि भाई मेथड 2, राइट। अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमने डाल दिया A एंड B, राइट। अभी प्रिंट एलन नहीं लिखना है हमें, सिर्फ क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, डायरेक्ट सिर्फ हमें कॉल करेंगे उसको। हम सिर्फ क्या करेंगे, कॉल करेंगे। पहले क्या होता था कि हम रिटर्न में कुछ वैल्यूज आ रहा था तो इसके हिसाब से हम कर रहे थे, राइट। अभी देखो दोनों में मैंने सिर्फ सेम वैल्यू डाला है, देखना कौन सा मेथड कॉल हो रहा है वो देखना। तो देखो दोनों में क्या हो गया, मेथड 1 कॉल हो गया, राइट। तो हमने मेथड 1 प्रिंट हुआ, मतलब ये मेथड 1 वाला ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। तो जब जब वो पहले मेथड पे एकदम सही तरीके से जो हमारा कंडीशन है उससे जा रहा है तो वो उसमें जाएगा। पर जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, राइट, यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखा है तो वो इंटीजर कर लिया, राइट। और ये पार्ट अगर निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, जैसे रखना ही नहीं है, अभी सिर्फ हमें देखना है। और यहाँ पे क्या किया, पॉइंट वाला वैल्यू डाल दिया, देखना पॉइंट वाला एक ही वैल्यू को चेंज किया है, क्या आ रहा है आंसर देखना। तो जो पहला वाला किस में गया, मेथड 1 में गया, और दूसरा वाला मेथड 2 में। ओके, क्लियर। क्लियर मेथड ओवरलोडिंग का जो डाउट था सिद्धार्थ। यस, ओके, वेरी गुड। यस। तो देखो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग। अभी मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग मीन्स थोड़ा मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहूंगा कि उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। तो जो मतलब क्या होता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है कि अगर आपके फादर में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज है, जैसे आपके फादर्स की हाइट ज्यादा है तो आपकी हाइट भी उसके हिसाब से ही ज्यादा बढ़ेगी, राइट। तो वो क्या हो गया कि जो आपका फादर में जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स था वो आप में भी आ रहा है, तो वो हो गया इनहेरिटेंस, राइट। तो मतलब क्या होगा कि जब मेथड ओवरराइडिंग करवाएंगे तो क्या हो जाएगा कि मेथड जो हमने सब क्लास में मेथड को ओवरराइड किया है, ओवरराइड, तब क्या होगा कि जो पुराने क्लास का जो पूरा मतलब डेटा था, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स था, प्रॉपर्टीज था, वो सब किस में आ जाएगा, जो सब क्लास है उसका चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड ओवरराइडिंग से आ जाएगा, राइट। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे स्टार्ट,
इनहेरिटेंस, उसके अंदर एक बार हमें इनहेरिटेंस को अच्छे से समझना है, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, कैसे करवाएंगे इनहेरिटेंस, उसका सिंटेक्स क्या होता है, वो सब हम देखने वाले हैं, राइट। तो तब हम देखेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग का कैसे यूज करना है। अभी डायरेक्ट में समझाऊंगा तो आपको मुझे लगता है अच्छे से नहीं समझ में आएगा, पर जब हम इनहेरिटेंस एक बार समझ लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग कैसे करना है, राइट। तो आज हमने क्या क्या देखा है कि पहले हमने देखा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के टाइप कैसे होता है, उसका सिंटेक्स देखा, उसके दोनों एग्जाम्पल देखे। उसके बाद में हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे करना है, कहाँ पे यूज होता है, और उसके एग्जाम्पल्स देखे, राइट। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर एंड मेथड का डिफरेंस देख लिया, और उसके बाद में देखा मेथड ओवरलोडिंग कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, दोनों टाइप्स को हमने कोड करके देख लिया कि कैसे करेंगे। उसमें एक डाउट है उसको भी एकदम इजीली सॉल्व कर दिया है, राइट। तो अभी नेक्स्ट जो है मेथड ओवरराइडिंग, उसका थोड़ा ब्रीफ देखा है, पर अभी उसमें डीप में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरा एक चैप्टर इनहेरिटेंस नेक्स्ट क्लास, मतलब कल हम मैं कवर करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।